दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास अपने खुद के सपने ना हो। बस उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वह कौन सा तरीका अपनाएगा, इसका उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए गलत रास्ता अपनाता है तो समझ लो उस दिन से उसका जो परिवार होता है पूरी तरह से तबाह हो जाता है। लेकिन जब लोग खुद जान पाते हैं तो लोग को भी अपने इस कहानी पर यकीन नहीं होता। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, अपने ही शौक़ को पूरा करने के लिए अपने ही परिवार के पीछे एक ऐसा खेल खेलती जिसकी वजह से उसकी अपनी सास और उसकी अपनी जेठानी इस दुनिया को छोड़कर बड़े बेरहम तरीके से चली जाती हैं। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद लोगों के पैरों नीचे ज़मीन सा खिसक जाता है। आखिर क्या था इस घटना का रहस्य, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक है भारत में पर्यटक नगरी से जाने वाला एक राज्य पड़ता है अब गोवा, और ठीक उसी में ही एक जाना माना जिला पड़ता है अब वास्को डी गामा, और ठीक उसी में ही एक दाएं छोर पर एक पहाड़ियों के बीच घिरा हुआ एक माया मोले इलाका पड़ता है। अब उसी इलाके में काफ़ी सारे बिल्डिंगें हैं और काफ़ी सारे बड़े बड़े इमारतें हैं और पौष इलाके हैं। वहाँ काफ़ी रईसों का भी उठका बैठका होता है। उसी इलाके के ही अब रहने वाले होते हैं इधर नामदेव नाइक जो होते हैं मौके पर या उस दिन में होते नहीं हैं, लेकिन उनकी अपनी पत्नी होती है उषा नाइक के टोटल 2 ही बेटे होते हैं और बड़ा बेटा होता है अब इधर प्रदुमन नाइक और छोटा बेटा होता है अब इधर परतूष नाइक की जो उम्र होती है लगभग इधर 28 साल के आसपास होता है। लेकिन उषा का अपना जो सबसे बड़ा बेटा होता है और दूसरा जो बेटा होता है, दोनों ऑलरेडी शादीशुदा भी होते हैं। बड़ी बहू का नाम होता है अब नेहा नाइक और छोटी बहू का नाम होता है इधर मनीषा नाइक, जिसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास होता है। नेहा की टोटल 6 माह की दूध मुहा बच्ची भी होती है। लेकिन इधर उषा के अपने 2 बच्चे होते हैं जो वह इधर जाकर मर्चेंट नेवी के ही बीच समुद्र के बीचों बीच वह नौकरी भी किया करते हैं। और साल में इधर दोनों का अपने घर जो होता है एक के बाद एक दिन आना जाना होता है, जिसकी वजह से तरीके से उषा नाइक की दोनों जो बहुएं होती हैं इधर अपने सास की सेवा पानी में अब लगी पड़ी रहती हैं। समय गुजरता है, लेकिन समय के हिसाब से ज़िंदगी जो होता है इस तरह चलना शुरू हो जाता है कि उषा नाइक को अपनी ज़िंदगी काफ़ी खूबसूरत महसूस होने लग जाता है, क्योंकि उनके जो बेटा होते हैं दोनों के दोनों तरीके से अपनी ज़िंदगी अपने परिवार के सहित नहीं बल्कि दूसरी दुनिया में गुजार रहे होते हैं। लेकिन समय इस तरह करवट लेता है तो किसी को आभास भी नहीं होता है। और तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक अब 29 जनवरी का ही। अब रात का इधर अब 3:30 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त पूरे इलाके में एकाएक अब किसी की चीखने की आवाज़ आती है। तो उस इलाके के जो लोग होते हैं मौके पर अब अपना दरवाज़ा तालन फान में खोलते, पता चलता हुआ जो आवाज़ होता है वह आवाज़ ठीक उषा के ही घर से आ रहा है। और तुरंत जो लोग होते हैं उसी तरफ उषा के घर जब बढ़ते हैं देखते हैं कि उनकी जो अपनी छोटी बहू होती है अब इधर मनीषा नाइक मौके पर बाहर एक 6 माह की बच्ची को गोद में लेकर इधर बड़ी तेज़ से चीख चिल्लाते हुए कह रही थी कि बचाओ बचाओ, हमारे घर में काफ़ी सारे डाकू घुस गए हैं और हमारी सास और हमारी जेठानी की बेरहम तरीके से गला दबाकर हत्या कर दी गई और हमारे ऊपर भी टूटे थे, लेकिन हम बच बचाव कर यहाँ तक आए हैं। लेकिन अंदर से जो डाकू आए थे वह फरार हो चुके हैं। यह बात की जानकारी इलाके के जो लोग पाते हैं उसी वक्त सनस रह जाते हैं और इधर मनीषा के इशारे पर ही अब मनीषा के साथ घर के अंदर जाते हैं। तो देखते हैं कि एक बेड है, उसी बेड पर जो होता मनीषा की जो अपनी सास होती है उषा नाइक पूरी तरह से मृत अवस्था में पड़ी हुई है। लेकिन जैसे ही काफ़ी लोग अब इधर
मनीषा के जेठानी के बेडरूम में जाती देखती हैं। अब मनीषा की जो अपनी जेठानी होती है, इधर नेहा अब नाइक वह भी अपने ही बेडरूम में इधर बेड होता उसी पर पूरी तरह से मृत अवस्था में अब पड़ी होती है और अलमारी सामने होता है। पूरी तरह से अलमारी के जो सामान होते हैं बाहर बिखरे होते हैं। फर्श पूरी तरह से लाल मिर्च से लाल होता है। लोगों के मन में तरह तरह के विचार चलते हैं और उसी वक्त मामले को जब गंभीर से देखते तो उसी में से एक व्यक्त होता है। अब इसकी जो सूचना होता है उसी वक्त उषा के उनके दोनों बेटों को दे देता है। अब दोनों बेटों में जैसे ही इसकी खबर लगता तो उसी वो मर्चेंट नाइम से अब जाने की तैयारी कर लेते हैं। दूसरी तरफ इसकी जो सूचना होता है उसी व्यक्ति के द्वारा कंट्रोल रूम को पहुंच जाता है और कंट्रोल रूम को जब सूचना लगता है तो उसी वक्त एक्शन में जाती है। इसकी जो सूचना होता है आनंद फन में जाकर वास्को डिगामा थाने में दे दिया जाता है। वहाँ के जो इंस्पेक्टर होते हैं अब सागर इकोस्कर और जैसी खबर पाते हैं उसी वक्त अपने दलबल टीम को लेते हैं और लेने के बाद ठीक जो होता है कि उषा नाइक के घर पहुंचते हैं। लेकिन जैसे कमरे में जाते हैं देखते हैं कि लोगों का वहां जमावड़ा लगा हुआ है। लोग हटते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अब जैसे ही जाकर नेहा के बेडरूम में पहुंचते देखती नेहा पूरी तरह से वहाँ एकदम मृत अवस्था में पड़ी हुई है और थोड़ी दूर पर जो होता है दूसरा बेडरूम होता है। उसी बेडरूम में इधर उषा जो होती है अपने ही बेड पर पूरी तरह से मृत अवस्था में पड़ी होती है और साइड में एक अलमारी होता है जिस अलमारी के सारे जो कपड़े होते हैं बाहर बिखरे होते हैं और जो फर्श होता है उसी फर्श पर लाल मिर्च बिखरी होती है। पुलिस की टीम अपने हिसाब से निरीक्षण करती है। पुलिस को टीम को पहली नज़र में अंदाजा हो जाता है कि बस करो इस घर में पूरी तरह से लूटपाट के इरादे से इस घटना को बड़े ही तौर तरीके से अंजाम दिया गया है। और पुलिस की टीम जैसे ही अब वहाँ पहुँचती है किचन में देखती कि कुछ सामान होते हैं, बर्तने होते हैं, वह भी पूरी तरह से बिखरे होते हैं। लेकिन घर के जितने भी दरवाजे होते हैं पूरी तरह से साधारण तौर पर बंद पड़े होते हैं। पुलिस की टीम नहीं समझ पाते कि आखिर जो होता है इस घर में जब डाकुए घुसे हुए थे तो आखिर शोर शराबे की आवाज़ पड़ोसी के कानों में क्यों नहीं पहुंची है। अब इस तरह की जानकारी लेने के लिए पुलिस की टीम वहां जब पहुंचती है, पहुंचने के बाद प्रतिमा नाइक जो होती है वहाँ पूरी तरह से एक बदहास हालत में बैठी होती है। पुलिस की टीम उसकी हालत को देखती समझ जाते कि बस करो अब प्रतिमा नाइक को अस्पताल भेजना अनिवार्य है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है प्रतिमा नाइक के अब इलाज के लिए अपने नज़दीकी जो अस्पताल होता है उसी में अब भेजवा देती है। पुलिस की टीम अपने हिसाब से घटनास्थल का तौर तरीके से निरीक्षण करती है और इस केस को सुलझाने के लिए मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम, फोरेंसिक टीम भी वहां पहुंच जाती है। फोरेंसिक टीम जो होती है सारे कमरे की तौर तरीके से निरीक्षण करती है। फोरेंसिक टीम को यकीन हो जाता कि बस करो इस कमरे में लूटपाट के इरादे से 2 महिलाओं की बड़े ही बेरहम तरीके से हत्या की है। आखिर 2 महिलाओं की हत्यारा कौन हो सकता है, इस तरह की जानकारी वहाँ के इंस्पेक्टर साहब जो सागर इफ्कोसर होते हैं वह भी सोच कर परेशान हो जाते हैं कि आखिर इन सब के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलेगी। अब इसीलिए पुलिस की टीम डॉग स्क्वाड की टीम की मदद लेती है तो खोजी जो कुतिया होती है फर्श पास पहुँचती है, वहाँ पलट होते हैं। अब इधर जो लाल मिर्च होते हैं उनको अपने हिसाब से सुगंध लेती है और फिर जो होता है बेट की गिर्द गिर्द मंडराना शुरू कर देती है। और जैसे ही उस मकान के पीछे वाले दरवाजे पर पहुंचती है, पहुंचने के बाद पुलिस की टीम भी पहुंचती है तो देखती है कि इसके आगे तो कोई रास्ता है नहीं। आखिर अपराधी जो होते हैं सिर्फ मेन दरवाजे से आए होंगे, लेकिन हाँ दरवाज़ा खोलने वाला अब इधर प्रतिमा नाइक के अलावा कौन हो सकता है, क्योंकि घर में सिर्फ मौके पर 3 ही परिवार थे और एक छोटी बच्ची 6 माह की थी। इसके अलावा घर में तो कोई नहीं था। यानी कि जो काम हुआ होगा यह काम सिर्फ प्रतिमा नाइक के द्वारा हुआ होगा। पुलिस की टीम दोनों को बॉडी को वहीं कब्जे में लेती है, पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। और थाने में जब थाना प्रभारी पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद जो होता है लूटपाट का मुकदमा अब थाने में दर्ज कर लेते हैं। करने के बाद पुलिस की टीम अपने हिसाब से काफ़ी सहकर्मियों को अपने साथ लेती है और वहाँ राय मशवरा जब शुरू कर देती है तो जो इंस्पेक्टर साहब अब सागर इफ्कोसर जो होते हैं अपने दिमाग से काफ़ी तौर तरीके से घटनास्थल का वही मन में निरीक्षण करते हैं। वह भी सोचने लग जाते हैं कि घर के जितने भी दरवाजे थे वह तो बंद पड़ा हुआ था। अलमारी जो होती है पूरी तरह से सेफ पड़ा हुआ था, टूटा भी नहीं होता था और बेड पूरी तरह से एकदम सेफ होता है। कपड़े जो होते हैं पूरी तरह सही होते हैं कि आखिर अगर घर में डाकू या कोई आपराधिक व्यक्ति घुसेगा तो सारे सामान तो इधर उधर करेगा ही।
लेकिन अलमारी भी सेफ था, दरवाज़ा भी सेफ था। यानी कि घर में जो कुछ किया गया है वह दोनों के साथ नींद में किया गया है। यानी कि यह परिवार की सहमति की वजह से हो सकता है। पुलिस की टीम सोचने लग जाती है कि अगर सहमति की वजह से हो सकता है तो घर में सिर्फ प्रतिमा नायक ही थी। आखिर इनके अलावा कौन था? इसलिए पुलिस का शंका प्रतिमा नायक के ऊपर चला जाता है। कुछ मुखबिर होते हैं, प्रतिमा नायक के बारे में जानकारी लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी पता चलता प्रतिमा नायक के घर में जो था आए दिन उसकी जो अपनी सास होती है, अब नेहा नायक, उसकी अपनी अब सास होती है इधर उषा नायक, और उसकी जो अपनी जेठानी होती है अब नेहा नायक, दोनों जो होते हैं प्रतिमा नायक के ऊपर तौर तरीके से कड़ी निगरानी किसी कारण से लगाए बैठे होते हैं और पुलिस की टीम नहीं समझ पाती। इसलिए पुलिस की टीम शंका के घेरे में जाकर प्रतिमा नायक को ले लेती है और लेने के बाद पुलिस की टीम पहुंचती है, प्रतिमा नायक को अपने कस्टडी में लेती है और थाने जब पहुंचती है तो उसके जो चेहरे होते हैं, जो शरीर होते हैं, पूरी तरह से थरथराने शुरू कर देते हैं। पुलिस की टीम उसके हाव भाव को देखती है, प्रतिमा नायक की स्थिति को देख कर समझ जाती है और बिना किसी हिलावाली के प्रतिमा नायक बड़ी जल्दी पुलिस के सामने पड़ती है तो अपनी जेठानी नेहा नायक और अपनी ही सास उषा नायक की बेरहम तरीके से हत्या का जुर्म और कबूल कर लेती है। लेकिन जो सच्चाई खोलती है, इससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता है। में गोवा का एक जाना माना जिला पड़ता है अब वास्को डी गामा, और ठीक उसी में ही एक मंगोर हिल स्थित एक दाईं तरफ जो होता है मंदिर है और उसी के पास हिल कोस्ट एक इमारत है। उसी इमारत में एक पहली मंजिल होता है, उसी पहली मंजिल में ही अब रहने वाली होती है अब प्रतिमा नायक। उसके परिवार में उसके अपना माता पिता भी होते हैं, उसकी एक अपनी बहन भी होती है जो उससे बड़ी होती है, लेकिन उसकी जो अपनी बहन होती है घटना से मात्र अब 2 साल पहले एक रईस नाम के लड़के से अब शादी कर लेती है। लेकिन जब अपने ससुराल वह पहुंचने के बाद इसकी सारी जानकारी उसकी बड़ी बहन, अपनी छोटी बहन अब प्रतिमा को दिया करती थी। लेकिन प्रतिमा को जब पता चलता कि रईस नाम के अब लड़के से शादी करने के बाद ज़िंदगी कितनी ऐश में गुजरती है तो प्रतिमा के मन में तरह तरह के ख्याल आने भी शुरू हो जाते हैं। वह भी सोचने लग जाती काश हमें ऐसा पति मिले तो हमारी ज़िंदगी भी तो तरीके से ऐश वाली चलेगी और हमें हमारा पति रोज मोल में ले जाएगा। यही सब सोच साच कर हर दिन प्रतिमा जो होती है अब अपने नए जीवन साथी के चुनाव में सोचने लग जाती है कि हम ऐसा पति ढूंढेंगे जो हमारी ज़िंदगी की हर खुशियों को पूर्ण करे, हमारे बातों में रहे और हमारी बात का कद्र करे। यही सब सोच आज कर प्रतिमा जो होती है काफ़ी युवक के साथ अब दोस्ती बनाने के लिए तैयारी तो करती है, लेकिन उसके हिसाब से उसके सामने कोई खरा दोस्त नहीं उतर पाता है, जिसके वजह से प्रतिमा अब सोच कर परेशान हो जाती है कि हमारी ज़िंदगी में हमारा पति कैसा मिलेगा। और इसी बीच घटना से मात्र जो होता है सिर्फ 9 महीने पहले जो होता है इधर प्रतिमा अपनी एक सहेली के यहाँ मौके पर पार्टी में शामिल होने के लिए चली जाती है और तभी वहीं पर जो होता है इधर जाकर प्रतिमा की मुलाकात उसी पार्टी में अब परवीन नायक से मुलाकात हो जाता है। होने के बाद परवीन नायक के बारे में इधर प्रतिमा जाती है, एक एक बात की जानकारी लेती है। उसके कुछ अपनी सहेली होते हैं, उन्हीं सहेलियों के द्वारा परवीन नायक के बारे में एक एक जानकारी मिलता पता चलता है। परवीन नायक जो होता है अपने घर से धनवान है, उसके पास काफ़ी सारे पैसे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, काफ़ी सारे गहने उसके माँ के बैंक में जमा है। अब इस तरह की जानकारी जब पाती है प्रतिमा के मन में अब वही धन की एक लालसा जाग जाती है। भले ही परवीन नायक जो होता है प्रतिमा के खूबसूरती में काफ़ी कमज़ोर होता है, लेकिन प्रतिमा अपनी ज़िंदगी और अपने लालच की वजह से अब जाती है परवीन नायक से वहीं दोस्ती का हाथ बढ़ा लेती है। और दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बाद परवीन नायक जो होता है पहली नज़र में जैसी प्रतिमा नायक को देखता है एक खूबसूरती में दीवाना हो जाता है। इस तरह दीवाना हो जाता है प्रतिमा नायक अब जो होता है खुद परवीन नायक के मोबाइल नंबर को ले लेती है और फिर आए दिन बात करना शुरू कर। दोनों के बीच ऐसे बात हो जिसकी वजह से प्रतिमा नायक बड़ी जल्दी उसके घर के सारे बैकग्राउंड, सारे रिवाजों को, सारे हर जवाहरात के बारे में जानकारी ले लेती है। और जब जानकारी लेने के बाद अब दबाव मारती परवीन नायक के ऊपर कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं और बड़ी जल्दबाजी में, क्योंकि हमारे घर परिवार वाले चाहते हैं कि हमारी बेटी की शादी हो जाए और हमारे सब दुख दूर हो जाए। लेकिन परवीन नायक इसकी जानकारी जाकर अब अपनी माँ को देता है। उसकी जो माँ होती है जब खबर पाती करने लग जाती कि बेटा अभी तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी समय लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ यह खबर जैसे ही अब जाकर प्रतिमा को लगता प्रतिमा हर वक्त दबाव मारती है, जिसकी वजह से परवीन नायक दबाव में आता है और परवीन नायक और प्रतिमा दोनों एक साथ जाते हैं परवीन के माँ के पास, सहमति जताते हैं। बड़ी जल्दी उसकी जो माँ होती है दोनों की बातें में आ जाती है, शादी का वादा कर देती है और शादी के लिए तैयारी भी दोनों करना शुरू कर। तभी घटना से मात्र 8 महीने पहले जो होता है
शादी कर कर पहली बार अपने ससुराल पहुंचती है और पहुंचने के बाद बड़ी जल्दी होती वह फिराक में लग जाती है कि अपने पति के ऊपर दिलों पर राज करेंगे ही और साथ में पूरे घर वालों के दिलों पर राज करेंगे। और तभी जैसे ही एक हफ्ते का वक्त बीतता है तभी सामने खड़ी हुई अब इधर उसकी अपनी जो जेठानी होती है नेहा देखी जाती है, लेकिन उसके जेठानी के हाथ में काफ़ी सारे जेवरात के डब्बे होते हैं। उस जेवरात के डब्बे को देखकर इधर प्रतिमा नायक के मन में एक लालसा बैठ जाता। वह सोच लेती जिस काम के लिए हम आए हुए हैं उस काम को हम जल्दी से अंजाम देंगे, और तभी सोचती इसके लिए हमें कोई तो प्लान बनाना पड़ेगा। और वह प्लान बनाना शुरू कर देती है और अपनी जेठानी से ऑर्डर मांगती है कि हमें आपके ही पास सोना, क्योंकि इधर उसके जो अपने पति होते हैं मौके पर मर्चेंट नेवी में ही अब समुद्र में बीचों बीच नौकरी किया करते थे, जिसकी वजह से हफ्ते नहीं गुजरते अब इधर परवीन जो होता ड्यूटी के लिए निकल जाता और घर में बचती, जिसकी वजह से हफ्ते बाद अब अपनी जेठानी के रूम में सोना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे एक दिन का वक्त बीतता है तो रात बिरात जो होती सारे जेवरात को अपने कब्जे में ले लेती है, अपने कमरे में रखती है। लेकिन जैसे ही शाम का टाइम होता है उसी वक्त नेहा अलमारी में खोल के देखती दंग से रह जाती है। उसको यकीन नहीं होता है कि आखिर घर में 3 परिवारों के अलावा कौन चौथा व्यक्ति आ सकता है, जिसके सारे सारा शंका जो होता है नेहा को अब इधर जाकर प्रतिमा को होने लग जाता है। घर में लोग शंका जताते हैं, लेकिन प्रतिमा जो होती है अपने आप से अब निर्दोष साबित करने के लिए लग पड़ जाती है और उसी वक्त जाकर आत्महत्या करने की भरपूर कोशिश करती है, जिसकी वजह से उसके जेठानी उसके साथ को भरोसा भी हो जाता है। लेकिन इधर जो था अब उस गहने को बाँचने के लिए सोचने भी लग जाती। तभी जो होता प्रतिमा का करीबी दोस्त होता है अभिजीत कुरवास्कर, जो ठीक इधर बास को बयाना होता है वहीं का रहने वाला होता है, और उसकी एक अपनी सहेली होती है। दोनों को जानकारी भी दे देती है कि हमें कुछ गहने बेचना है, इस गहनों को आप बेचो और पैसा हमारे हिस्से में डाल देना। यह बात दोनों स्वीकार कर लेते, तो गहने जो होता है ले जाकर अपने करीबी दोस्त अभिजीत कुरवास्कर को दे देती है और उसकी सहेली दोनों मिलकर गहनों को बेचने में अब लग पड़ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है अब घर में पूरी तरह से दोनों के मन में शंका बैठ जाता है कि इधर मनीषा ने ही मिलकर घर में इस तरह के काम को अंजाम दिया है, जिसकी वजह घर में मिलकर इधर प्रतिमा ने ही इस काम को अंजाम दिया है, जिसकी वजह से अब प्रतिमा जो होती है दोनों के निगाह में गलत तरह से बस जाती है। हर वक्त अब जो होता है जेठानी उसकी सास प्रतिमा के ऊपर कड़ी नज़र रखना शुरू कर देते हैं। जब भी कोई काम होता, जब भी कहीं आती जाती तो उसी वक्त टोकटा हटा के लगा देती। लेकिन प्रतिमा ठहरी खुले विचारों वाली, और शाम का जब टाइम होता सौ श्रृंगार कर कर अब बाजार निकल जाती, लेकिन लौटती कभी 9 बजे कभी 10 बजे। और इसी सब बोलभास को इधर जब भाषा जो होता सुनने के बाद प्रतिमा अपने सास और अपनी जेठानी के ऊपर कड़वा बार बोल, जिसकी वजह से घर में अब कला होना शुरू हो जाता। उसको भी अंदाजा हो जाता कि हमारी जो ज़िंदगी है यहाँ आकर पूरी तरह से नरक सा हो गया, क्योंकि हमें खुले अभाव की ज़िंदगी भी नहीं मिल पा रही है और ना अपने गहने हम बेच पा रहे हैं। इसी बात को लेकर घर में आए दिन थोड़ी बहुत कला शुरू हो जाता है। लेकिन जब तक उधर जो होता है कि इधर घर में परवीन नायक रहता है तब तक घर में खुशी का माहौल रहता है। लेकिन परवीन नायक जैसे ही अपने काम के लिए निकलने के बाद प्रतिमा जो होती अब लग पड़ जाती कैसे घर के अब गहने बेचा जाए। लेकिन उसको उस घर से निकलने की कोई इजाज़त नहीं मिल पा रही, जिसके बाद प्रतिमा अब सोचने लग जाती कि हमें अपनी ज़िंदगी जीने के लिए अपने ही सास अपनी जेठानी को रास्ता तो दिखाना पड़ेगा। इसके लिए हमें चाहे जिस कर्म तक जाना पड़े, और तभी जाती है। और जाने के बाद अभिजीत कुरवास्कर से मिलती है और फिर मुलाकात करती है, और फिर जो होता है उसे एक साथ मिलकर एक बड़ा ही खतरनाक प्लान बनाती है। और उसी प्लान के तहत ठीक जो होता है अब सीरियल भी देखना शुरू कर दी। तौ तरीके वाला सीरियल देखती है। तभी एक दिन उसके मन में एक ऐसा जिज्ञासा जाग जाता है, सीरियल में जो घटना होता है ठीक उसी तरह वह भी अब सोचती है कि अपने सास और अपनी जेठानी को इसी तरह से रास्ते से ठिकाने लगाया जाए। और 29 जनवरी साल 2015 का ही अब रात का 9 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त खाना जो होती खुद जाती है प्रतिमा नायक बनाती है। खाना तो खिलाता हो तरीके से खिलाती है। खिलाने के बाद अब दूध का 2 गिलास लेती है। उसी गिलास में काफ़ी सारी नींद की गोली प्रतिमा मिला देती है, और नींद की गोली वाली जो गिलास होता है ले जाकर अपनी ही जेठानी अब नेहा नायक को और अपनी ही सास उषा नायक को तौर तरीके से पिला देती है। और लेकिन चंद मिनट के बाद जो होता है दोनों को काफ़ी कड़ी नींद आ जाए, जिसकी वजह से अब इधर जो नेहा नायक होती है अपनी सिर्फ 6 महीने की बच्ची को अपने साथ लेती है और ले जाके अपने बेडरूम में अब सोना जब शुरू करती है अचानक उसको नींद आ जाता है। लेकिन जैसे रात का 12 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त जो होता है अपने ही जेठानी के रूम में बैठकर मौके पर टीवी देखते हुए उसको भी ध्यान आ जाता है कि हमारे सारे काम तो हो चुके हैं, और पास रखा एक चुन्नी लेती है। उसी चुन्नी से पहले अपने जेठानी का बेरहम तरीके से अब गला घोट दी, जिसकी वजह से इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। फिर अपनी सास के पास जाती है और ठीक वही रीति दिवाती है
और वही कर्म करती है और उसी कर्म से उसकी अपनी जो सास होती है उषा नाइक भी इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। फिर सोचने लग जाते कि आखिर जो होता हम अब तौर तरीके से कौन सा प्लान करें ताकि अपनी ज़िंदगी आगे कल से चल पाए। और तभी अपने ही करीबी दोस्त इधर अभिजीत गोरकर के पास फ़ोन कर देती है और वह खबर पाने के बाद दरवाजे पर जब पहुंचता है तो अंदर से अब जो होता है ज्वेलरी की एक पोटली, उसमें काफ़ी सारे पैसे रखे होते हैं, उस पोटली को अभिजीत के हाथ में पकड़ा देती है। फिर समझा बुझा कर वहाँ से भेज देती है। लेकिन रात का जैसे 2 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त जो होता है 6 महीने बच्ची को अपने साथ लेती है और बाहर निकलती है। फिर वह नाटक करते हुए चीख चिल्लाना शुरू कर देती ताकि हमारे नाटक में लोग हमें पूरी तरह से निर्दोष समझे। लेकिन उसका एक नाटक जो होता है वहाँ के इंस्पेक्टर साहब सागर जो होते हैं उनके सामने भारी पड़ जाता है, जिसकी वजह से शंका के घेरे में आ जाती है। लेकिन सच्चाई जाकर थाने में खुद इधर अभिजीत दूसरी तरफ प्रतिमा नाइक कबूल कर लेते हैं। लेकिन जो सच्चाई से सुनने के बाद पुलिस की जो टीम होती है पूरी तरह से सनस रह जाती है और पुलिस की टीम दोनों को अपने कब्जे में लेती है, ले जाती है, वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है और कोर्ट में दोनों को ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, कुछ हमारे ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें बड़े ही प्यारे व्यूअर जंग बहादुर अब छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं और इधर अम्मी राम वर्मा म्यांमार के रहने वाले हैं और जनार्दन पांडे उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिला पड़ता है वहाँ के रहने वाले हैं और सुंदर लाल मध्य प्रदेश छतरपुर के ही रहने वाले हैं, महिरावर एक गाँव पड़ता है और इधर साहवत सिंह उत्तर प्रदेश बिजनौर के ही एक सलेमपुर गांव पड़ता वहां के रहने वाले हैं। ओम प्रकाश मध्य प्रदेश बालाघाट के रहने वाले हैं और इधर उत्तर प्रदेश जिला पड़ता कानपुर वहां के रहने वाले देव कुमार और विनोद कुमार और साथ में श्याम सुंदर ठाकुर। इन सभी व्यूअर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।